दोस्तों 17 फेब को इनसेट 3DS लॉन्च होने वाला है। इसरो का GSLV Mark 2 इनसेट 3DS को लेके शाम 5:30 बजे लिफ्ट ऑफ करेगा। जब डिटेल्स के बारे में देखते हैं दोस्तों तो कुछ ऐसा हमें दिखता है जहां पर ये वर्ड यूज हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी, लॉन्च एजिमुथ, इंक्लिनेशन, पेरिजी, अपोजी। ये सब होता क्या है? व्हाट इज ऑल दिस और इसका क्या रोल होता है जब हम किसी लॉन्च की बात करते हैं? आज इस वीडियो में अपन जानेंगे। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि GSLV F14 जो ये लॉन्च व्हीकल है इनसेट 3DS को लॉन्च करेगा 17 फरवरी को 5:30 बजे। जब ये लिफ्ट ऑफ करेगा उस वक्त वो उसकी GSLV की 16th फ्लाइट होगी, इंडिजिनस क्रायो स्टेज के साथ 10वीं फ्लाइट होगी और 7वीं ऑपरेशनल फ्लाइट होगी विद द इंडिजिनस क्रायो स्टेज। क्रायो स्टेज ये वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्रायो अपर स्टेज। यहां पर 15 लिखा हुआ है। 15 का मतलब 15,000 किलो, यानी प्रोपेलेंट कितना लेके जा सकता है, ये वो बात यहां पे कह रहे हैं। यानी ये हमने कैपेसिटी बिल्ड करी है। ये पहले जो था, जो क्रायो अपर स्टेज थी, इसकी पहले कैपेसिटी जो थी वो तकरीबन 12,800 किलो थी, अब 15,000 किलो है। ठीक है, अगर इस लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये 3 स्टेज में ये लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को, ये होती है PLF इज पेलोड फेयरिंग, यानी वो कवरिंग जो सैटेलाइट को कवर करके रखती है। तो जब एक रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द वेरी फास्ट मूवमेंट, उस फ्रिक्शन से हमारे स्पेस क्राफ्ट को बचाने के लिए पेलोड फेयरिंग का यूज होता है, जो कि फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद अलग कर दी जाती है। तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है उसकी हाइट होगी 51.7 मीटर, लिफ्ट ऑफ मास होगा 4,20,000 किलो। इसमें 3 स्टेजेस होंगी। जो इसकी पहली स्टेज है, यह है इसकी पहली स्टेज है, उसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट होगा 139 का मतलब यह है कि तकरीबन 1,39,000 किलो मास होगा। और L40 के 4 होंगे, 1, 2, 3 और एक पीछे 4, यानी 4 बूस्टर लगे होंगे, लिक्विड स्टेज बूस्टर होंगे जिसके अंदर विकास इंजन होगा। और 40 का मतलब यहां पर यह है कि तकरीबन वो 40,000 किलो फ्यूल लेके है लिफ्ट ऑफ करेंगे का जो मास होगा। जो सेकंड स्टेज है GS2 जिसको कह रहे हैं, उसके अंदर भी L40 है। तो यह है हमारी सेकंड स्टेज, L40 है। यहां पर HT लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर जो विकास इंजन यूज करा जा रहा है वो हाई थ्रस्ट का इंजन है। यहां पर जो विकास इंजन यूज करा जाएगा, ये विकास इंजन है दोस्तों, ये विकास इंजन है जो हमें दिख रहे हैं। तो ये जो विकास इंजन है और यहां पर जो विकास इंजन यूज करा जा रहा है, उन दोनों की थ्रस्ट अलग अलग है। इसकी थ्रस्ट थोड़ी कम है एज कंपेयर टू सेकंड स्टेज का जो विकास इंजन है, वो हाई थ्रस्ट का है। तकरीबन उसकी थ्रस्ट होगी 800 किलो न्यूटन के आसपास। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है वो है हमारी क्रायो अपर स्टेज 15। 15 स्टैंड्स फॉर 15,000 kg। इंडिजिनस मतलब हमने खुद बनाई है। ठीक है, अब ये कुछ डिटेल्स है जो मैं बता रहा था ना। तो जो L40 के हमारे पास 4 बूस्टर लगे हुए हैं, तो टोटल प्रोपेलेंट हमारे पास जो टोटल प्रोपेलेंट मास होगा वो होगा 40 × 4 160 होना चाहिए। यहां पर 170.7 है, थोड़ा सा ज्यादा है। हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं UH-25 और N2O4, ये हाइपरगोलिक फ्यूल होता है। हाइपरगोलिक मतलब जैसे ही ये एक दूसरे को टच करेंगे, ये दोनों केमिकल जैसे एक दूसरे में मिलेंगे आग लग जाएगी, इसको कहते हैं हाइपरगोलिक। और ये बहुत ज्यादा हजार्डस भी है। तो देर सवेर ऐसा है कि इसरो इन फ्यूल्स को हटाना भी चाह रहा है, वो ग्रीन प्रोपेलेंट पे जाना चाह रहा है इसरो। ठीक है, ये जो HTPB है ये सॉलिड प्रोपेलेंट है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसने एक बार जलना चालू करा, ये थ्रस्ट बहुत अच्छी देता है, लेकिन एक बार जलना चालू करा तो पूरा जलकर ही रुकता है। बट लिक्विड स्टेजेस के अंदर हमारे पास कंट्रोल होता है। कंट्रोल इन द सेंस कि अगर हम इस सप्लाई को रोक दें, वोल्व्स को बंद कर दें, तो जब ये दोनों मिक्स ही नहीं होंगे तो वहां पर हम प्रोपल्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, ये 138.1 है, यहां पर 139 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उससे कम है। राइट, सेकंड स्टेज जो है ये भी विकास इंजन है, ये भी विकास इंजन है। दिस इज ऑल्सो विकास, दिस इज ऑल्सो विकास, दोनों विकास इंजन अलग अलग है। यहां पर ये L40 था ये भी, लेकिन इसका जो मास है वो 42.1 यानी 42,000 समथिंग kg होगा। थर्ड स्टेज जो हमारी है वो क्रायो है, जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन हम यूज करेंगे। और ये जो है यहां पर उसके ऊपर लिखा हुआ था दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इट वाज रिटन
15, बट देन एग्जैक्टली 15 नहीं है, 14.5 है, और ये टोटल मास है, इतना प्रोपेलेंट है। बाकी बचा हुआ जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 170 और 191 में जो बीच का डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, क्योंकि किसी स्ट्रक्चर के अंदर ही तो प्रोपेलेंट बढ़ा जाएगा ना। 138 और 160 भी वही डिफरेंस है, यहाँ पर भी ये डिफरेंस है। जो डिफरेंस आ रहा है ना नीचे जो है, ये है विद द होल स्ट्रक्चर एंड प्रोपेलेंट एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो ये सब कुछ इंक्लूड करने के बाद इनको ऐड कर लोगे, इन चारों नंबर्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट दी टोटल लिफ्ट ऑफ मास। ठीक है भाई, ये समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस चीज पे जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है। अब यहां पे लिखा हुआ है 178 प्लस माइनस 0.5 डिग्री, इसका मतलब क्या है। इंक्लिनेशन लिखा हुआ है 19.35। तो अभी जब अपना सैटेलाइट लॉन्च हुआ था एक्सपोसैट, तो उसके बाद जो अपने सोमनाथ सर हैं उन्होंने बोला था कि जो हमें इंक्लिनेशन अचीव करना था वो इंक्लिनेशन विद इन 0.001 टाइप के उसमें एक्यूरेसी के अंदर हमने अचीव कर लिया। तो इस इंक्लिनेशन का क्या रोल है, ये क्या होता है, लॉन्च एजिमुथ क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जीटीओ क्या होता है, क्योंकि ये जो लॉन्च होगा 17 तारीख को, ये स्पेस क्राफ्ट को जीटीओ में रखेगा। जीटीओ एक ट्रांसफर ऑर्बिट है। तो इस फिगर को देखो दोस्तों, अर्थ से हम लॉन्च करेंगे इनसेट 3DS को, वो एक ऐसे ऑर्बिट में रखा जाएगा जो जब सबसे पास होगा धरती के, पेरिजी जिसको कहते हैं, तो वो होगा 170 किलोमीटर का, और जो वो सबसे दूर होगा, तो जो सबसे दूरी का डिस्टेंस होगा वो होगा 36,647 किलोमीटर। यहां पे जो स्टार्स लगे हुए हैं दोस्तों, इसका मतलब ये कि यहां पर इन्होंने कुछ टॉलरेंस लिया हुआ है, प्लस माइनस फ्यू किलोमीटर्स ऊपर नीचे भी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये जीटीओ है। अब क्या होगा, वंस वील प्लेस द स्पेसक्राफ्ट इन दिस जीटीओ, तो यहां पर होती है लिक्विड अपोजी मोटर की फायरिंग। 440 न्यूटन की लिक्विड अपोजी मोटर होती है, वही जो मंगलयान में भी थी, वही जो हमारे आदित्य में लगी हुई थी, वही लिक्विड अपोजी मोटर की फायरिंग होगी, और ग्रेजुअली इस ऑर्बिट को सर्कुलराइज कर दिया जाएगा। ये ऑर्बिट को सर्कल बना दिया जाएगा, जिसका रेडियस जो होगा वो ये बन जाएगा। अभी हाईली इलिप्टिकल होगी, अंडे की जैसी दिख रही है ना, अभी हाईली इलिप्टिकल है, और फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगी। अब बात करते हैं इन चीजों की। तो यहां देखो दोस्तों, मान लो ये मेरी लॉन्च साइट है, ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये मेरी लॉन्च साइट है, यहां पर मेरा रॉकेट खड़ा है। अगर मैं डायरेक्ट नॉर्थ पोल की साइड जाता हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा लॉन्च एजिमुथ जो है वो हो गया 0 डिग्री। अगर मैं टुवर्ड्स द ईस्ट जाता हूं, यानी मान लो ये लॉन्च साइट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और मैं टुवर्ड्स द ईस्ट लॉन्च करता हूं, टुवर्ड्स द ईस्ट लॉन्च करता हूं अगर, तो मैं बोलूंगा कि लॉन्च एजिमुथ जो है वो है 90 डिग्री। अब यहां पर अपना लॉन्च एजिमुथ है 104 डिग्री। अपन इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं एक इंफोग्राफिक लाया हूं जहां पर PSLV जो लॉन्च व्हीकल है उसके लॉन्च का हमें एक ट्रेस दिखाया गया है। तो अगर ये श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड है, इससे ड्यू ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा लॉन्च एजिमुथ जो है वो 90 डिग्री होगा। अगर यहां से सीधा ऊपर जाएंगे तो लॉन्च एजिमुथ 0 डिग्री होगा। अगर इधर जाएंगे तो हम कहेंगे लॉन्च एजिमुथ जो है वो 270 डिग्री होगा। तो अब हम इस रास्ते लॉन्च करते हैं, तो ये जो लॉन्च एजिमुथ का एंगल है ये तकरीबन मैं कह सकता हूं 130 डिग्री या 140 डिग्री के आसपास होगा। तो PSLV के जो हमारे लॉन्चेस होते हैं उनका लॉन्च एजिमुथ जो होता है तकरीबन 130-140 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी बात अपन बाद में करेंगे किसी और वीडियो में कि ये जो ऐसे बैंड आ रहा है जिसको कहते हैं डॉग लेग, इसका क्या मतलब है, कभी बाद में बात करेंगे इसके लिए। इसी के लिए तो दोस्तों इसरो चाह रहा है कि एक लॉन्च पैड यहां मिल जाए हमें, जिससे कि जो PSLV के लॉन्चेस हैं ये हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये बात अपन बाद में करेंगे। फाइन, अब ये जो इंफोग्राफिक है दोस्तों, ये इंफोग्राफिक अपने GSLV Mark 3 के GSAT सैटेलाइट को लॉन्च किया था, GSAT 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। यहां पर लिखा हुआ है लॉन्च एजिमुथ 107 डिग्री। तो ये मेरा लॉन्च पैड है। अगर मैं इससे एकदम ईस्टवर्ड जाता, अगर एकदम ईस्टवर्ड जाता तो मेरा लॉन्च एजिमुथ कितना होता, मेरा लॉन्च एजिमुथ होता 90 डिग्री। अगर यहां से मैं एकदम नॉर्थवर्ड जाता तो मेरा लॉन्च एजिमुथ होता 0 डिग्री। लेकिन मैं थोड़ा सा एंगल पे गया हूं, यह है 107 डिग्री। तो अब समझ में हमें आएगा कि जब हम बात कर रहे हैं लॉन्च एजिमुथ की 104 डिग्री की, इसका मतलब यह है कि जो हमारी लॉन्च साइट है, जो हमारी लॉन्च साइट है उससे मैं एक सीधी लाइन खींचता हूं ईस्टवर्ड्स, तो जब मैं लॉन्च करूंगा तो मेरे लॉन्च व्हीकल का जो रास्ता है उसको जब मैं ग्राउंड पे ट्रेस करूंगा,
उस रास्ते को जब मैं ग्राउंड पे ट्रेस करूंगा तो मुझे जो ये एक लाइन मिलेगी उसके ग्राउंड ट्रेस की, ये जो एंगल होगा तो यहां तक का एंगल तो है 90 डिग्री, ये एंगल तो 90 डिग्री हुआ, ये जो एक्स्ट्रा एंगल है इतना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिग्री, तो टोटल ये एंगल हो जाएगा हमारा 104 डिग्री। तो ये हो गया लॉन्च एजिमुथ। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी और इंक्लिनेशन की कि ये क्या चीज है। ओके, तो इस पर्टिकुलर फिगर को देखो, इस फिगर के अंदर ये यहां पर अर्थ है और ये वाला जो मुझे सर्कल दिख रहा है ये अर्थ का इक्वेटर है, तो अर्थ यहां रखी हुई है और ये जो प्लेन मुझे दिख रहा है, ये वाला प्लेन, ये अर्थ के इक्वेटर से पास हो रहा है। ये जो रास्ता मुझे दिख रहा है ये रास्ता सैटेलाइट का रास्ता है, तो सैटेलाइट जो है वो यूं नीचे से ऊपर आई और घूमकर यूं चली गई, राइट। ये इक्वेटर है, सैटेलाइट यूं आई, इसने यहां पर इक्वेटर को क्रॉस किया और घूमकर यहां पर फिर से इक्वेटर को क्रॉस करके नीचे चली गई। तो वो पॉइंट जहां पर वो इक्वेटर को क्रॉस करती है ऊपर जाते वक्त, उसको मैं कहता हूं असेंडिंग नोड। फिर वो ऊपर तक जाएगी और फिर जब वो वापस क्रॉस करके फिर से इक्वेटर वाले प्लेन को काट के फिर से क्रॉस करके नीचे की साइड जाएगी, तो वो जो हो जाती है वो हो जाती है हमारी डिसेंडिंग नोड, असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड। तो ये जो एंगल है, जब एक सैटेलाइट, ये इक्वेटर है मान लो, है ना, यहां पर इक्वेटर है, तो लेट्स से कि ये लाइन जो दिख रही है मुझे इक्वेटर की लाइन दिख रही है, तो सैटेलाइट जब यूं जा रही है तो उसका ये जो डायरेक्शन है इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनेगा, यानी यहां पर अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है, उस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसको मैं कहता हूं इंक्लिनेशन। तो वो होगा 19.35, यानी थोड़े काले काले डॉट इक्वेटर की लाइन है, तो जो मेरी सैटेलाइट मैं लॉन्च करने वाला हूं उसका जो ऑर्बिट है वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होगा, ज्यादा नहीं होगा, 19 डिग्री, ये 19 डिग्री के आसपास मान लें अपन, तो इतना इंक्लाइंड होगा, यानी सैटेलाइट यूं जाएगी और यूं घूमकर नीचे भी उतना ही जाएगी और बस ऐसे चक्कर काटेगी। ठीक है, अब बात आई आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी की कि भाई पेरिजी किस आर्ग्यूमेंट में अटक गया, पेरिजी को क्या बात हुई जो पेरिजी लड़ाई पे आ गया। पेरिजी मेरा वो पॉइंट है जब सैटेलाइट जो है वो सबसे नजदीक होती है, सबसे पास होती है, हम उसको पेरिजी कहते हैं, तो वो है 170 किलोमीटर। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी का मतलब ये है कि जब मैं एंगल मेजर कर रहा हूं, तो देखो यहां पर इसी पे ही दिखाता हूं मैं दोस्तों, तो अगर मैं सबको, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्स में, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, जहां पर हमने बात करी है कि ये जो रेफरेंस डायरेक्शन है ये वर्नल इक्विनॉक्स का डायरेक्शन होता है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन है, इक्लिप्टिक की बात अपन ने करी है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्स में। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लेना, दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक बार अगर आप उस कोर्स में एनरोल करते हैं तो। अब देखिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी क्या है, तो मान लो ये पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जब सैटेलाइट जो है अर्थ के सबसे पास में है। मैंने क्या करा, मैंने ये जो लाइन है इस लाइन का मैंने एंगल निकाला इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से। किस डायरेक्शन से, जहां पर मैंने ऑर्बिट को काटा था, तो इक्वेटोरियल प्लेन को काटकर जब मेरी सैटेलाइट ऊपर जा रही थी तो उस पॉइंट से जहां पेरिजी एग्जिस्ट करी मैंने उसका एंगल मेजर किया, तो कितना आ रहा है 178 प्लस माइनस 0.5 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर ये अर्थ है तो सैटेलाइट जो है वो ऐसे ऊपर चढ़ेगी, इक्वेटोरियल प्लेन को काटेगी और उसका जो पेरिजी आएगा वो ऑलमोस्ट पीछे की साइड आएगा, ऑलमोस्ट 180 डिग्री मान ले, तो इस पॉइंट से 180 डिग्री एंगल किधर होगा, इधर होगा, यानी सैटेलाइट यूं पूरी घूमेगी लेकिन अर्थ के क्लोजेस्ट कब होगी, अर्थ के क्लोजेस्ट होगी इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 180 डिग्री पीछे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी वो एंगल है तो जहां पर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन को काटकर जब ऊपर चढ़ता है उस पॉइंट से जब वो सबसे पास में होता है अर्थ के, उस पॉइंट के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी। अभी एक और वीडियो आना बाकी है जहां पर मैं बात करूंगा पेलोड्स के बारे में, जहां पर मैं बात करूंगा लॉन्च प्रोफाइल के बारे में कि किस वक्त क्या होगा, कितनी देर तक स्टेज 1 जो है विद द स्ट्रैप-ऑन्स ये कितनी देर तक बर्न होगी, फिर स्टेज 2 का इग्निशन कितनी देर होगा, फिर स्टेज 3 का इग्निशन कितनी देर होगा, कितनी हाइट पर जाकर ये सेपरेशन होंगे, पेलोड फेयरिंग कब हटेगी, ये सब एक और वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें डिस्कस करूँगा। और
17 तारीख को 5:30 बजे जो लॉन्च है उसका लाइव स्ट्रीम मैं 5 बजे से चालू कर दूंगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।